अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके झा सर की केमिस्ट्री का चैप्टर 7 सॉल्यूशन बिलियन के बारे में। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह चैप्टर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, जिसे घोल या विलयन कहते हैं। विलयन या घोल के दो प्रकार होते हैं। पता है आप लोगों को, विलयन का जो होता है प्रकार दो होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। एक विलायक जिसमें कि विलयन को मिलाया जाता है, तो एक को विलायक कहते हैं और एक को विलेय कहते हैं। जो उसमें मिलता है उसको विलेय कहते हैं। विलायक अधिक मात्रा और कम मात्रा। आइए इसको हम समझते हैं। क्योंकि विलायक में पानी है, तो पानी में जो विलेय की मात्रा होगी वो तो कम होगी, क्योंकि अगर इसमें पानी मिलाएंगे या नमक मिलाएंगे तो इसकी मात्रा कम होगी। लेकिन जो विलायक होगा इसकी मात्रा अधिक होगी। वही ये लिखा हुआ है, अधिक मात्रा और विलेय कम मात्रा। अब उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उदाहरण, पानी, अल्कोहल, ईथर, ये विलायक के हुए। और इसमें विलेय क्या होगा? चीनी मिला सकते हैं, इसमें नमक मिला सकते हैं और आयोडीन। ठीक है, तो पानी ज़्यादा होगा, चीनी कम होगा। इससे क्या बनेगा? शरबत बनेगा। ये विलायक है और ये विलेय है, और बनेगा क्या? शरबत। विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन बनता है। विलायक को विलेय से अगर मिला दिया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? विलयन आता है। अब विलयन क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। विलयन, विलयन एक प्रकार का क्या होगा? मिश्रण होगा। क्योंकि पानी में चीनी को मिलाने पर क्या बनता है? शरबत बनता है। तो एक प्रकार का क्या हुआ? मिश्रण हुआ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन में एक पदार्थ की मात्रा कम और दूसरे पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात विलयन विलेय और विलायक का सम्मिलित रूप है। अब विलेय की बात करते हैं, सोल्यूट की बात करते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है उसे विलेय कहा जाता है। उदाहरण, चीनी और नमक। पता है विलायक में क्या मिलेगा? विलेय मिलेगा। और विलेय क्या होगा? चीनी, नमक, ये सभी क्या है? विलेय के उदाहरण है। क्योंकि इसको विलायक में हम लोग मिलाते हैं, तब जाकर विलयन तैयार होता है। और विलायक पता है वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, मिला लेता है, उसे विलायक कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी, तो विलयन में पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। जैसे H2O में सर्वाधिक विलायक कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है मिश्रण होता है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सोल्वेंट जो होता है वो H2O होता है। इसमें क्या मिला हुआ है? हाइड्रोजन में मिला हुआ है क्या? ऑक्सीजन मिला हुआ है। इससे बन गया क्या? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से रखिएगा एक एक पॉइंट को। अगर तापमान बढ़ेंगे ठोस का विलेयता जो होता है बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? ठोस की विलेयता बढ़ जाता है। लेकिन गैस की विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। जब दो विलेय का प्रसार दाब, जब दो विलयन का प्रसार दाब जो होता है समान होता है तो इसे ही आइसोटोनिक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, क्योंकि ग्रुप डी में जो होता है 10 नंबर एक्स्ट्रा साइंस बढ़ जाता है। जब दो विलयन का प्रसार दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है एक समान हो तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। सांद्र है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की बात करें कि एक भाग तथा सांद्र HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग के समांगी मिश्रण को अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, जिसमें कि सोना और प्लेटिनम क्या होता है? घुल जाता है। किसमें? एक्वा रेजिया में। HNO3 HCl, इसका अनुपात क्या होता है? 1:3।
3:3 भाग क्या होता है, 1 भाग सांद्र होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 3 भाग जो होता है अम्लराज होता है, अर्थात एक्वा रेजिया होता है, जिसे सोना और प्लेटिनम घुल जाते हैं, इसे अम्लराज कहा जाता है। अब है विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार क्या है? विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होता है। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। ये विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 प्रकार में हम लोग बांट दिए। एक है संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संतृप्त विलयन की। तो आइए हम लोग देखते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। वैसा विलयन जिसे विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, संतृप्त विलयन वैसे विलयन को कहेंगे जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो हो आवश्यकता अनुसार ही घुली हो, उसे ही संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे उदाहरण, शरबत में अगर चीनी मिलाते हैं तो इसमें विलेय की मात्रा जो क्या है, आवश्यकता अनुसार ही है। ये नहीं कि एक गिलास पानी में 1 गिलास चीनी घोल दिए, ये संतृप्त विलयन नहीं कहलाएगा। इसके आवश्यकता अनुसार ही इसमें विलेय की मात्रा को मिलाना है, इसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है असंतृप्त विलयन। वैसा विलयन इसके ठीक उल्टा होगा। वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो असंतृप्त विलयन कहा जाता है। उसमें आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं और इसके ठीक उल्टा उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। वैसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब है तीसरा अति संतृप्त विलयन क्या है, जिसे याद रखिएगा सुपर स्टोइड सॉल्यूशन भी कहता है। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक घुली हो एवं अधिक उस ताप पर नहीं घुलाया जा सकता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब है घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांग विलयन जिसे होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरा है विसमांग विलयन जिसे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्जाम में किसी भी रूप में दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। अब बात करते हैं हम लोग समांग विलयन की अर्थात होमोजीनियस विलयन की। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% घुला हो उसे समांग विलयन कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब वैसा विलयन जो कि विलयन विलायक में पूरी तरह से घुला हुआ हो उसे समांग विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी का विलयन, पानी में दूध का विलयन, पानी में नमक का विलयन इत्यादि, ये समांग विलयन के कुछ उदाहरण थे। अब है विसमांग विलयन क्या है, अर्थात हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे में 100% नहीं घुला रहता है उसे विसमांग विलयन कहते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण इत्यादि, इसे विसमांग विलयन कहते हैं क्योंकि इस विलयन में जो होता है पूरी तरह से नहीं घुला रहता, 100% घुला नहीं रहता, इसलिए इसे विसमांग विलयन कहते हैं। और विसमांग विलयन 2 प्रकार के होते हैं। निलंबन जिसे सस्पेंशन भी कहते हैं। अब निलंबन क्या है? वैसा विलयन जिसमें विलेय की कणों की त्रिज्या 10⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो उसे निलंबन कहा जाता है। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, वायुमंडल में धुआं इत्यादि निलंबन के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, वैसा विसमांग विलयन जिसमें विलेय की कणों की त्रिज्या, ये याद रखिएगा, 10⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, बड़ा हो, उसे निलंबन कहा जाता है। उदाहरण का पता ही है, नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण का मिलना और वायुमंडल में धुआं इत्यादि। और दूसरा है कोलाइड। विसमांग विलयन के 2 प्रकार थे, पहला निलंबन, दूसरा कोलाइड। अब कोलाइड क्या है ये देखते हैं हम लोग। वैसा विसमांग विलयन
जिसमें विलय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक हो, उसे ही कोलाइड कहा जाता है। जैसे दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि कोलाइड के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें त्रिज्या कितना होना चाहिए, 10 के पावर 5 से 10 के पावर 7 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है, निलंबन की त्रिज्या जो है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। इसे ही हम लोग निलंबन करते हैं, अर्थात सस्पेंशन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोलाइड और निलंबन को। अब कोलाइड विलयन के भी दो प्रकार होते हैं। कोलाइड विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पायस, इमिल्सन जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है झील। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम पायस की बात करते हैं। यह द्रव में द्रव का विलयन है। पायस जो होता है, जिसे इमिल्सन भी कहा जाता है, आपको कभी कभी इमिल्सन ही लिखा मिल जाएगा हिंदी में भी। यह द्रव में द्रव का विलयन को इमिल्सन कहा जाता है। ठीक है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि पायस के उदाहरण हैं। पायस के अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि इमिल्सन के उदाहरण हैं। अब दूसरा है बी है जेल। यह ठोस में द्रव का विलयन होता है। ठोस में द्रव का विलयन को जेल कहते हैं। जैसे कि पनीर, आप लोगों को पता है, शहद, फेस वॉश। जेल से पता चल गया कि आपको जेल में क्या क्या आ सकता है। जेल टाइप का जो होता है, पनीर हो गया, शहद हो गया, फेस वॉश होता है जेल टाइप का, शैम्पू होता है और क्रीम, ये सभी जेल के उदाहरण हैं। और इमिल्सन के उदाहरण की बात करें तो दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि ये सब इमिल्सन के उदाहरण हैं। अब है कोलाइड के लक्षण क्या क्या है। कोलाइड समांगी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह विसमांगी होता है। कोलाइड जो होता है समांगी दिखाई देगा, परंतु वास्तव में यह विसमांगी होता है। कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज की प्रकीर्णन क्षय हो जाता है। अब कोलाइड के प्रमुख गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। टिंडल प्रभाव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है टिंडल प्रभाव के बारे में। कोलाइड के प्रमुख गुण जो होता है, पहला होता है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे के कमरे में कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। जब कोई प्रकाश की पुंज जो है अंधेरे कमरे में कोलाइड विलयन से हम लोग गुजारते हैं तो विलयन का प्रकाश का पथ जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण यह है कि कोलाइडी कण प्रकाश की किरणें को प्रकीर्णित कर देता है। उदाहरण, सूर्य की किरणें अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती है तो किरणें के पथ में उपस्थित धूल कण स्पष्ट रूप से हमें क्या होता है, दिखाई देती है। सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ की उपस्थिति धूल कणों के कारण प्रकाश की पथ दीप्तमान हो जाती है। ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण थे। अब हम लोग बात करेंगे स्कंदन की, अर्थात कोगुलेशन की। अब है कोलाइड विलयन में से कोई कोलाइड कणों की अवक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन जो है कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। उदाहरण समझते हैं हम लोग, स्कंदन के उदाहरण समझते हैं। अर्थात कट जाने पर जब खून बहाव रोकना हो तो उसके स्थान पर फेरिक क्लोराइड या फिटकिरी का प्रयोग करते हैं, जो कि खून का बहना रुक जाता है। यह प्रक्रिया स्कंदन के फलस्वरूप होती है। याद रखिएगा, स्कंदन आप लोग समझ गए हो। जब अगर कहीं कट जाता है तो फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड को उस स्थान पर लगाते हैं। इससे क्या होता है, वह प्रक्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। जैसे दाढ़ी बनाते हुए अगर कहीं हल्का सा लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, फिटकिरी लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, जो खून बह रहा है वह बहना बंद हो जाता है। इसको ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। याद रखिएगा, फेरिक क्लोराइड या फिटकिरी का प्रयोग। अब है विलयन की क्षमता, अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब है नॉर्मलता। किसी विलयन में घुले हुए विलयन के ग्राम तुल्यांक की संख्या को
नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलता को n से सूचित किया जाता है। अब क्या है इसको समझते हैं। किसी बिलियन में घुले हुए विलय की ग्राम की तुलना की संख्या जो होता है नॉर्मलता कहते हैं। जैसे n बराबर, n को नॉर्मलता से क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। n बराबर होता है W/V इंटू 1000/E। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। E क्या है? E का मतलब होता है बिलियन का अनुभार, जो बिलियन का भार है, अनुभार है, धनात्मक आयनों बटे धनात्मक आयनों की संख्या। यहाँ W जो है विलय का भार है। W क्या है? विलय का भार, जो घुलेगा उसका भार, और V जो है बिलियन का आयतन है। बिलियन का आयतन, V से बिलियन का आयतन होगा, और W से विलय का भार, जो घुलेगा उसको विलय कहते हैं, और बिलियन का आयतन होता है V से। और E जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट, कितने के वो बराबर है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मोलरता क्या है? मोलरिटी, इसको जब हम MCQ लगाएंगे तो इस पर बेस्ड सवाल भी हम लोग सोल्व करेंगे। आइए हम लोग इस पर सवाल भी सोल्व करेंगे। किसी बिलियन में घुले हुए विलय की ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा, इस पर हम लोग अभी सवाल भी बनाकर दिखाएंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि इस प्रकार के सवाल ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अब मोलरता को m से सूचित किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, इसलिए m बराबर जो होगा W/V। W जो होता है विलय का भार, जो घुला हुआ रहेगा उस पदार्थ का भार होगा, और बिलियन का आयतन जो होता है V बराबर होता है, और m का होता है m इक्वल टू होगा विलय का अनुभार होगा। सभी का फॉर्मूला अच्छे से देखते चलिए आप लोग, और कॉपी कलम पर नोट करते चलिए। जब हम ऑब्जेक्टिव देंगे तो उसमें इसको पूरा भी करवाएंगे। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। मोलरता, मोलिलिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सारे का फार्मूला आप लोग अच्छे से देखते चलिए और फार्मूला को लिखते चलिए। अब मोलिलिटी क्या है? मोलरता क्या है? किसी विलायक में घुले हुए विलय, किसी विलायक में कराए घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलिलिटी कहते हैं। मोलिलिटी को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, m और यहाँ डॉट रहता है। ठीक है, m बराबर होता है A/B इंटू 1000/m। A क्या है? विलय का भार, यहाँ A विलय का भार रख दिया है। ठीक है, और B जो है विलायक का भार हो गया, B जो हो गया विलायक का भार, और m वही हो जाएगा विलय का अनुभार। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए इसी फार्मूला पर बेस्ड है। जैसे दिया है 500 मिलीलीटर बिलियन में 150 ग्राम NaOH अर्थात, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड घुलाया गया हो, तो उसे बिलियन का नॉर्मलता क्या होगा? ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 500 मिलीलीटर बिलियन में 120 ग्राम, ठीक है, NaOH को घुलाया गया है, तो विलय का नॉर्मलता क्या होगी? तो सबसे पहले बात की जाए तो A बराबर होता है बिलियन का भार, और बिलियन में कितना है? 120 ग्राम मिलाया हुआ, तो बिलियन का विलय का भार क्या है? विलय का भार 120 है। बिलियन में 120 ग्राम NaOH घुलाया गया है। 120 ग्राम NaOH घुलाया गया किसमें? बिलियन में। तो विलय कितना है? 120 ग्राम। तो विलय हो जाएगा 120, अब कितना मिलाया गया है? 500, तो बटे 500 क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा B हो जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार क्या है? 500 ml है। 500 विलायक में विलय कितना किया गया है? 120 ग्राम। I इंटू 1000 होता है, और m पता है आप लोगों का, m बिलियन का अनुभार होता है, m बिलियन का अनुभार होगा। ठीक है, तो m क्या है? 40। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, घुलाया हो। ठीक है,
कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, विलय का व्यामान बटे विलयन का कुल व्यामान, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो होता है विलायक ग्राम में बटे विलायक